हाँ यार, मैं हूँ अग्रिम और जो तुम वीडियो देखने वाले हो वो एक HTML CSS फ्रंट एंड स्टैटिक वेब डिज़ाइन विद इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स का पार्ट है, जिसमें हम HTML और CSS को विद इंटरव्यू प्रिपरेशन पूरा कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम HTML के एडिशनल टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं अपने एडिशनल HTML टैग्स के साथ। ठीक है, तो एडिशनल HTML टैग्स कोई एक अलग टॉपिक नहीं है, मतलब उससे कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली एडिशनल HTML टैग्स ये है कि अभी तक हम सारे मेजर मेजर टॉपिक्स HTML के कवर कर चुके हैं पिछली 9 वीडियो में इस सीरीज़ की। और अब हम इस वीडियो में थोड़े ऐसे टैग्स देखना चाह रहे हैं जो उनमें से किसी वीडियो में आए नहीं थे, लेकिन वो एक जनरल, अगर तुम HTML पढ़ रहे हो या फिर तुम एक HTML डेवलप कर रहे हो तो वो थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं वर्क फ्लो में, क्योंकि उस टाइप की चीज़ें काफ़ी बार हमारे को यूज़ करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो बस एक एक करके देखना शुरू करते हैं। वो बाय द एंड ऑफ द वीडियो अपने आप ही समझ आ जाएगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी जनरल यूज़ केसेस है। ठीक है, ठीक है। तो यार पहला टैग जो हमें देखना है, हमें टोटल 3 टैग देखना है इस वीडियो में। उसमें से पहला टैग है सिलेक्ट टैग। ठीक है, तो सिलेक्ट टैग क्या होता है? मैं ये नोट बना देता हूँ। ठीक है, तो पहला टैग जो है सिलेक्ट, बेसिकली यार तब यूज़ होता है अगर हमारे को ड्रॉप डाउन इनपुट देनी होती है। ठीक है, तो हमने इनपुट्स के ऊपर एक पूरा पढ़ा है लेक्चर, बट उसमें जो हमने कॉमन कॉमन वाली पढ़ी थी उसमें अगर तुम्हें याद हो तो ड्रॉप डाउन कहीं पे भी नहीं थी। और इन जनरल अगर हमें ड्रॉप डाउन बनाना है तो उसमें इनपुट टैग चलता भी नहीं है, हमारे को सिलेक्ट टैग का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब उसका सिंटैक्स वगैरह हम डायरेक्टली कोड में लिख के ही समझते हैं, ताकि थोड़ा हम उसको चलता हुआ भी देख लें साथ साथ साइड पे। तो मैं ये अपनी वर्कस्पेस में ही नई फाइल बनाता हूँ एडिशनल टैग्स डॉट HTML के नाम से। ठीक है, और इसमें अपना स्ट्रक्चर लेंगे और ये टाइटल में हम अपना डाल देते हैं HTML एडिशनल टैग्स। ठीक है यार, तो ये बॉडी हो गई। अभी इसको मैं एक बार फाइल को खोल लेता हूँ। तो इसको अगर मैं क्रोम में खोलूँगा, अभी मेरे पास खाली वाइट स्क्रीन आ रही है एज़ यूजुअल। ठीक है, ओके। तो अब फिर यार अपना इसमें कोड करना शुरू करते हैं। तो बॉडी के अंदर पहला कमेंट डाला कि हम सिलेक्ट टैग देख रहे हैं। ठीक है, तो सिलेक्ट टैग जैसे कि नाम बता रहे हैं, एक टैग है जिसमें हम सिलेक्ट, जो मतलब जिसका नाम ऑफ कोर्स सिलेक्ट है। ठीक है, तो अभी हम वो select कम करते हैं, सिर्फ ये टैग बना लेते हैं। इससे हो क्या रहा है वो मैं भी बताता हूँ। तो अगर मैं सिर्फ एक सिलेक्ट का ओपनिंग टैग बनाता हूँ, मैं एक सिलेक्ट का क्लोजिंग टैग बनाता हूँ और मैं इसको सेव करके जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो तुम्हें दिखेगा कि ये क्या रैंडम सी एक चीज़ आ रही है। ये एक ड्रॉप डाउन जैसा कुछ दिख रहा है, ये इस पे बॉर्डर है, इस पे नीचे वाला एरो है। पर अगर मैं इस पे दबा रहा हूँ, मेरे को कोई ऑप्शंस नहीं दिख रही, मेरे को कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, और उसका रीज़न ये है कि जब हमने सिलेक्ट टैग डाला तो हमने HTML को ये बता दिया कि हम यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाना चाह रहे हैं। तो उसने मेरे को ड्रॉप डाउन का एक UI दे दिया। लेकिन अभी तक हमने उसको ये नहीं बताया कि अगर वो ड्रॉप डाउन मेन्यू है तो उसकी ऑप्शंस क्या होंगी। ठीक है, अच्छा बाय द वे, अगर तुम्हें ड्रॉप डाउन मेन्यू का मतलब नहीं पता तो ड्रॉप डाउन मेन्यू ये होता है कि यहाँ पे ये है, इसको मैं दबाऊंगा, नीचे मेरे पास ऑप्शंस की लिस्ट आ जाएगी, उसमें से मैं कोई एक ऑप्शन अपनी सिलेक्ट कर सकता हूँ या मैं मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है। तो अभी हमने बस HTML को इतना बता रखा है कि मेरे को यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू डालना है। वो हमने कैसे बताया, यहाँ पे एक सिलेक्ट टैग डाल के। लेकिन अभी हमने ये नहीं बताया कि उस ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर मेरे को कौन सी ऑप्शंस देनी है यूज़र को। ठीक है, तो उसके लिए यार सिंपल ये होता है कि हम यहाँ पे जाते हैं सिलेक्ट टैग के अंदर, और मेरे को जितनी ऑप्शंस देनी है ना उनके लिए मैं एक ऑप्शन नाम का टैग बना देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन नाम का टैग, मान लो मेरे को 3 ऑप्शंस देनी है, वही अपना एप्पल बनाना और ग्रेप्स वाले एग्जांपल पे रहते हैं। तो मान लो मेरे को 3 ऑप्शंस देनी है, तो मैं 3 ऑप्शन टैग डाल दूंगा और तीनों के अंदर जो जो मेरे को ऑप्शन देनी है उसका मैं नाम लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैं एप्पल लिख दूंगा, यहाँ पे मैं बनाना लिख दूंगा और यहाँ पे मैं ग्रेप्स डाल दूंगा। ठीक है, तो जब मैंने ये किया और मैंने सेव किया और अब मैं पेज पे वापस जाता हूँ, इसमें तुम्हें दिख रहा है बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास एक एप्पल सेलेक्टेड ऑप्शन आ रही है। और अब मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूँ, ज़्यादा ही बड़ा हो गया। हाँ, अब अगर मैं इस पर दबा रहा हूँ तो फिर मेरे को ये खोलने की ऑप्शन दे रहा है और मैं किसी और पे सिलेक्ट करके अपनी ऑप्शन को चेंज कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एक सिंपल सा बन गया, ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गया। ठीक है, हाँ तो बस यही है। अब बाकी ये सिलेक्ट टैग को भी अगर हम हैंडल वगैरह कर रहे हैं तो इसमें और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। अगर हमारे को मल्टीपल सिलेक्ट अलाउ करना है तो मैं यहाँ पे बस मल्टीपल लिख सकता हूँ। ठीक है, और फिर अगर मैं जाके रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरे को मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करने की भी ऑप्शन दे देगा। ठीक है, मैं इनको अब तीनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, 2 को सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर इन 2 को सिलेक्ट जैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल सा सिलेक्ट टैग हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है कि हम सिलेक्ट बनाएंगे, उसके अंदर हम ऑप्शंस दे देंगे जितने ऑप्शंस की हमारे को ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने 3 दिए, हम एक भी ले सकते हैं, 2 4 6, जितनी मर्ज़ी की ज़रूरत है उतनी हम लिख सकते हैं। तो इसको हम बस यहाँ पे जल्दी से नोट कर लेते हैं
कि सिलेक्ट, तो ये जो टैग है tells the HTML that a drop down menu needs to be placed where we have written the select tag, ठीक है। और to give the options available to the user for selecting in the menu, we need to use the option tag, ठीक है। तो basically each option is wrapped inside one option tag। तो इसका स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा ऐसे अगर सिर्फ स्केलेटन लिख लें यहाँ पे नोट्स में, तो ये सिलेक्ट टैग बन जाएगा जिसके अंदर जितनी ऑप्शंस हैं उसके लिए एक एक ऑप्शन टैग बन जाएगा। मान लेते हैं 4 ऑप्शन है, तो ये मेरा कुछ सिलेक्ट का ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। तो अभी के लिए हम इस मल्टीपल को हटा देते हैं। ओके, तो ये है यार। और इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ, हाँ ये मेरा सिंपल सिलेक्ट आ गया। बस इतना ही है सिलेक्ट टैग में। बाकी ऑफ कोर्स और चीज़ें आ सकती हैं, आईडीज़ आ सकती है, इसमें एक दो टैग्स और होते हैं आउट ग्रुप वगैरह के नाम से, लेकिन वो मतलब अभी के लिए हमारे को सिलेक्ट और ऑप्शन जानना इनफ है। बाकी सिलेक्ट देखो जो कि एक HTML की ड्रॉप डाउन इनपुट है, तो इसको भी हम फॉर्म्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं और इसको भी हम एक नेम दे सकते हैं, ठीक है। तो नेम इसका एकदम उसी तरीके से चलता है जैसे इनपुट का नेम चलता है। अगर तुम्हें वो याद नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम लास्ट वाली वीडियो में जाके देख लो एक बार। फॉर्म्स के ऊपर हमारा लेक्चर है, तो उसमें पूरा नेम को हमने अच्छे से कवर किया है। तो बेसिकली अगर मैं सिलेक्ट को नेम दे दूंगा फेवरेट फ्रूट, तो अब मेरी इससे जो भी वैल्यू होगी वो इफ़ मैं इसको फॉर्म के अंदर डालूंगा वो फेवरेट फ्रूट नाम की फील्ड में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। ये अभी मैंने बहुत जल्दी में कवर किया है क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने इस पर बहुत टाइम लगाया है। तो इतना ही है, ठीक है। तो ये बेसिकली यही सिलेक्ट टैग है, इसमें और कुछ इससे ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टैग पे चलते हैं यार। नेक्स्ट टैग है बेसिकली टेक्स्ट एरिया टैग। तो टेक्स्ट एरिया का ना पहले एक बार यूज़ समझते हैं कि अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे मान लो मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मैं यहाँ पे एक बी आर टैग डालता हूँ और मेरे पास अब एक क्वेश्चन है, लेट से तुम कहीं पे कुछ अप्लाई कर रहे हो और वहाँ पे तुम्हारे को एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन लिखा है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन क्या होता है? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बेसिकली बस ये होता है कि जिसके आंसर को मैं तुम्हें लेवल एक दो लाइन से ज़्यादा लिखनी पड़ रही है, तो मैं हो सकता है बहुत सारे वर्ड लिखने पड़े, तो मैं हो सकता है 500 वर्ड का आंसर देना पड़े, 1000 वर्ड का आंसर देना पड़े। तो वो एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है, ठीक है। थोड़े बी आर टैग और बढ़ा देते हैं ताकि ये अलग से दिखे। तो अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अगर तुमने यूज़र को दिया है और तुम्हें उससे आंसर लेना है, तो अभी तक हमने यूज़र से टेक्स्ट इनपुट लेने का सिर्फ एक ही तरीका देखा है कि हम एक इनपुट टैग बना देंगे जिसके अंदर हम टाइप इक्वल टू टेक्स्ट दे देंगे, ठीक है। ये हम पहले वीडियोज़ में देख चुके हैं। तो अगर हम इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है? मान लो मैं एक बार बी आर टैग यहाँ पे डाल भी देता हूँ, मतलब बी आर टैग जैसे कोई इतनी अच्छी, चलो फॉर्मेटिंग के लिए डाल देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, अब इसमें हमारे को एक ऑब्वियस दिक्कत ये दिख रही है यार कि मैंने इधर से बोला है कि ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है और इधर से मैं इसको सिर्फ इतनी सी जगह दे रहा हूँ इनपुट देने के लिए, है ना। तो अब मैं इसमें मान लो अगर मैं लॉन्ग आंसर लिखना शुरू करता हूँ, मान लो मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिख दिए और मैंने बहुत सारे लिख दिया, अब ये कोई बहुत अच्छा यूआई नहीं लग रहा है इसके लिए, क्योंकि इतने से एरिया में सिर्फ इतना सा ही टेक्स्ट दिखेगा और अगर मैंने इसमें 500 वर्ड लिख दिया तो मेरे को एक बार में उसमें सिर्फ 2 या 3 वर्ड दिख रहे होंगे। वही तो इमेजिन करो कि अगर मेरे पास कोई तरीका होता कि मैं इतनी छोटी सी इनपुट की जगह इसको इतना बड़ी एक इनपुट दे पाता, तो क्या वो बेटर ना होता है ऐसे टाइप के यूज़ केस के लिए। सिर्फ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं, बहुत केसेस में हमारे को यूज़र से बहुत लंबी लंबी इनपुट्स लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो क्या सब में हम इतनी छोटी सी इनपुट लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। और तुमने बहुत वेबसाइट्स पे देखा भी होगा कि हमारे पास बड़ी बड़ी इनपुट्स देने की भी ऑप्शन होती है। तो उसके लिए यार एग्जैक्टली उसी यूज़ के लिए ना एक टेक्स्ट एरिया नाम का टैग HTML हमारे को प्रोवाइड करता है। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट की जगह यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट एरिया लिख दूंगा और मैं इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, एक सेकेंड। तो इसमें तुम ओपनिंग टैग दोगे, तुम इसमें क्लोजिंग टैग दोगे, ठीक है। हाँ, और फिर तुम इसको अगर सेव कर दो, ये तुम्हारे पास एक टेक्स्ट एरिया का टैग आ गया। अभी तुम्हारे को देख के लग रहा है कि ये उतना बड़ा नहीं है, और मैं एग्री कर रहा हूँ, ये उतना बड़ा नहीं है, 500 वर्ड इसमें भी नहीं आएंगे,
लेकिन इसको बड़ा करने का तरीका होता है, उस पर अभी हम 1 मिनट में आते हैं। लेकिन अभी के लिए हम इतना देख सकते हैं कि ये एटलीस्ट उस वाली इनपुट से तो बड़ा आ रहा है। और टेक्स्ट एरिया का बेसिकली यूज़ क्या है, वो इसलिए ही है कि अगर हम बड़ी टाइप की इनपुट्स लेना चाहते हैं, लॉन्ग इनपुट्स लेना चाहते हैं, तो हम टेक्स्ट एरिया में ले सकते हैं। जनरली हम इसीलिए ही इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। और एक और इसमें तो चीज़ अच्छी है यार कि इनपुट में अगर हम उसका साइज़ बढ़ाना भी चाहते हैं तो हमारे को शायद CSS में जाना पड़ेगा या हमारे को किसी और चीज़ में जाना पड़ेगा। टेक्स्ट एरिया ऑन दी अदर हैंड, जो कि वो बनाई इसलिए है कि उससे हमें लॉन्ग इनपुट्स लेनी है और बड़ी बड़ी टाइप की चीज़ें लेनी है, तो उसने हमारे को बिल्ट इन तरीके दिए हैं जिससे हम उसके साइज़ को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसके 500 वर्ड चाहिए और 500 वर्ड के लिए ऑब्वियसली ये जो एरिया है ये बहुत छोटा है। दिस इज़ अ सैम्पल टेक्स्ट अगर मैं इसमें लिखूँ तो इसमें हमारे को दिख रहा है यार कि ये इसमें तो मतलब मैं मुश्किल से मेरे को एक बार में 10 वर्ड दिख रहे हैं, है ना। तो उसमें यार दो एट्रीब्यूट देता है टेक्स्ट एरिया हमारे को। एट्रीब्यूट्स देता है वो, जिसमें वो लेता है रोज़ और दूसरा एट्रीब्यूट ही देता है कॉल्स। अब रोज़ तो बेसिकली रो क्या होती है, अगर तुम्हें याद नहीं है तो रो होता है कि हॉरिजॉन्टल हमारे पास कितने हैं। तो अगर मैं लिख रहा हूँ रोज़ इक्वल टू 10, तो इसमें मेरे पास होना चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरे पास 10 हॉरिजॉन्टल जगह हैं लिखने के लिए। और ये तुम देख रहे हो ये थोड़ा इस ऐसे कह सके बड़ा हो गया। तो अब मैं इसमें बेसिकली अगर मैं वर्ड्स लिखना शुरू करूँ और मान लो मैं बहुत सारे लिख देता हूँ, मैं इसको ना पूरे को कॉपी कर दूँ और ये देखो मैंने बहुत बार पेस्ट कर दिया। तो अब मैं इसमें टॉप पे जा रहा हूँ तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर मैं यहाँ पे रोज़ में इक्वल टू 10 भेज रहा हूँ तो इसमें यहाँ पे ये 10 लाइनें लिखने की मेरे को ऑप्शन दे रहा है। और इससे तुम इमेजिन कर सकते हो कॉल्स क्या होगा, क्योंकि कॉल्स बेसिकली कॉलम्स के लिए स्टैंड कर रहा है। ठीक है। तो कॉल्स में मान लो अगर मैं 50 दे देता हूँ तो ये फिर क्या करेगा, ये इसको ऐसे भी 50 की जगह दे देगा। तो इसको अगर मैं मान लो यहाँ पे पेस्ट कर दूँ तो अगर तुम इन नंबर ऑफ़ लेटर्स को काउंट करोगे ना यार, ये 50 आ रहे होंगे। तो मतलब ओवरऑल कॉलम्स 50 आ रहे होंगे जिसमें हम अपने डेटा को डाल पा रहे हैं। तो ये फ़ायदा हो जाता है कि इसमें हमारे को रैदर देन हमारे को स्टाइलिंग में जाना पड़े, CSS में जाना पड़े, हमारे को दो सिंपल सिंपल से एट्रीब्यूट मिलते हैं। तो अब अगर मेरे को कल को टेक्स्ट एरिया को और बड़ा करना है, जैसे अभी ये 500 के लिए अभी भी थोड़ा सा छोटा है, तो मान लो मैं इसमें 50 की जगह इसको 100 कर देता हूँ। ये चलो 100 में स्क्रॉल हो रहा है, उसको हम मतलब एक बार को इग्नोर करते हैं क्योंकि स्क्रॉल हमारे को फिक्स करना भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमारे को इतना दिख रहा है कि यार इस जो टेक्स्ट एरिया है इसके अंदर अब मैं 500 वर्ड तो बड़े आराम से लिख सकता हूँ और वो यूज़र को एक ही बार में दिख रहे होंगे, है ना। तो ये फ़ायदा हो जाता है कि इसने हमारे को, अब मेरे को अगर कल को इसका साइज़ बड़ा छोटा करना है, बस रोज़ और कॉल्स की वैल्यू चेंज करूँगा और इजीली मेरा काम हो जाएगा। तो टेक्स्ट एरिया में बस इतना ही है, इसको हम एक बार नोट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं ताकि फिर हम नेक्स्ट टैग पे मूव कर पाएँ। तो टेक्स्ट एरिया टैग, दिस इज़, इसको ऐसे ले लेते हैं, दिस इज़ यूज टू टेक लॉन्ग टेक्स्ट inputs from the user as the input tag does not provide a good way to do that. ठीक है। We can place a text area हाँ tag wherever we want to place a large text input। ठीक है। और text area provides us with a easy way to increase or decrease its size. That can be done by using two attributes called rows and calls, which take the number of rows and columns in the text area respectively। ठीक है। तो इसका एक अगर टेक्स्ट एरिया का हम जनरल स्ट्रक्चर देखें तो वो क्या बना, वो बना ये कि मैं एक ओपनिंग टैग रखूँगा, मैं एक क्लोजिंग टैग रखूँगा और इसमें मैं ओपनिंग टैग में अपने दो एट्रीब्यूट्स दे दूँगा, रोज़ और कॉल्स। ठीक है। तो ये मेरा एक जनरल स्ट्रक्चर बन गया कि अगर मेरे को टेक्स्ट एरिया यूज़ करना है तो मैं ऐसे टाइप की चीज़ डाल सकता हूँ। ठीक है।
तो ये हो गया। और इसमें अब हम टेक्स्ट एरिया में मतलब पेज पे हमारे को स्क्रॉल अभी रखने का मन नहीं है, तो इसको मैं वापस 50 कर देता हूँ ताकि एक ही पेज में पूरा आ जाए। ठीक है, तो ये मेरा एक सिंपल सा टेक्स्ट एरिया हो गया। इतना ही है टेक्स्ट एरिया टैग में। और इसके बाद यार एक बटन टैग आता है। ठीक है, तो बटन टैग मतलब एज द नेम सजेस्ट बटन एक बटन देने के लिए होता है। अब तुम सोच रहे हो कि पहले हमने बटन डाला है और वो हमने डाला था इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट से। ठीक है, लेकिन इनपुट टाइप से इक्वल टू सबमिट यार हम बहुत ही स्पेसिफिक केस में यूज़ कर सकते हैं, अगर हम फॉर्म यूज़ कर रहे हैं और हम उसकी वैल्यूज़ को सबमिट करना चाहते हैं, है ना। बट अगर हम बटन्स को और किसी चीज़, मान लो मैं एक बटन बना रहा हूँ जिसकी हेल्प से मेरे को यूज़र को एक अलर्ट दिखाना है, या मैं एक बटन बना रहा हूँ जिससे मेरे को यूज़र को कहीं रीडायरेक्ट करना है, किसी दूसरे पेज पे भेजना है, या किसी बटन से मतलब हम कोई भी इंटरैक्टिविटी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है बटन सिर्फ फॉर्म सबमिट करने के लिए यूज़ हो। तो अगर हम फॉर्म सबमिट के अलावा किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट सही तरीका नहीं है। उसको भी हम उल्टा सीधा करके किसी तरीके से चला सकते हैं, बट वो सही तरीका नहीं है। तो इसलिए ना फिर यहाँ पे हमारे को एक बटन नाम का टैग दिया जाता है। तो मैं कमेंट डालता हूँ कि ये बटन टैग है। तो बटन टैग एज द नेम सजेस्ट, इसमें बस हमारे को एक बटन नाम का टैग बनाना है। और एक बार मैं सिर्फ इतना सा कोड डाल के इसको पेज पे जाके रिफ्रेश करके देखता हूँ कि क्या होगा। तो ये यहाँ पे छोटा सा आ रहा है, इसको नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए मैं यहाँ पे भी ये बड़े सारे बी आर डाल देता हूँ ताकि हमारे को एरियाज सेपरेटेड दिखें। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब अगर मैं इसको जूम करूँ या तो मेरे को दिख रहा होगा यहाँ पे एक छोटा सा वियर्ड सा आ रहा है। ठीक है, ये बॉर्डर आ रही है, उसके अंदर ग्रे कलर का बैकग्राउंड आ रहा है, जिसकी अभी कोई बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बन रही है। मतलब ये देख के हमारे को बटन तो कहीं से भी नहीं लग रहा। पर उसका रीज़न यार ये है कि इवन दो हमने यहाँ पे एक बटन टैग दे दिया है, अभी हमने HTML को ये नहीं बताया कि उसको इस बटन टैग के अंदर क्या दिखाना है। ठीक है, क्योंकि जैसे अभी हमने डिस्कस किया बटन एक बहुत ही जनरल टैग है, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ फॉर्म सबमिट के लिए यूज़ हो रहा हो या फिर सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक यूज़ केस में यूज़ हो रहा हो, है ना। तो अगर तुम सबमिट कराना चाहते हो तो तुम यहाँ पे सबमिट लिखोगे। अगर तुम चाहते हो कि यूज़र इस पर क्लिक करे एक्शन मतलब पेज पे अलर्ट लाने के लिए, तो तुम लिखोगे क्लिक हेयर टू गेट एन अलर्ट। अगर तुम्हें चाहिए कि भाई इस पे दबा के वो कहीं रीडायरेक्ट हो, तुम इधर लिखोगे क्लिक हेयर टू गो टू XYZ, है ना। तो इसलिए इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो मॉडिफाइबल होना चाहिए, जो कि वो होता भी है। और इसलिए अगर हम बटन टैग दे रहे हैं उसके अंदर हमारे को लिखना पड़ता है कि इसके अंदर हमारे को क्या टेक्स्ट चाहिए। तो अब मान लो अगर मैं इसके अंदर जाके टैग के अंदर क्लिक हेयर लिख देता हूँ और फिर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, अब तुम देखो यहाँ पे एक एक्चुअल में बटन आ रहा है। इसको बॉर्डर अपने आप मिला हुआ है, HTML ने दे दिया, ग्रे कलर का बैकग्राउंड HTML ने दे दिया। और इसके अंदर जो भी मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ वो एज इट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ध्यान से देखोगे अगर तुम्हारे को स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिख रहा है तो फिर यहाँ पे इस पर हवर करने पे इसका बैकग्राउंड हल्का सा चेंज भी हो रहा है। तो ये थोड़ी सी इंटरैक्टिविटी भी ऐड हो चुकी है यहाँ पे। तो ये एक सिंपल सा बटन टैग हो गया है। ठीक है, और बटन में मतलब बेसिकली यही यही है कि तुम बटन डाल रहे हो, उसके अंदर तुम एक टेक्स्ट डाल रहे हो जो तुम्हारे को शो हो रहा है। अब ऑफ कोर्स अगला क्वेश्चन जो आता है वो यही आता है कि अगर बटन टैग ने इंटरैक्टिविटी ऐड करनी है तो वो इंटरैक्टिविटी उसने कैसे ऐड करनी है। तो देखो यार, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी तुम ऐड करना चाहते हो ना तो वो तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से होगी। तो उसको अभी हम इतने मतलब इतना उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट अभी तक बिल्कुल भी कवर नहीं करी है, तो वो हम नहीं देख सकते। लेकिन मान लो तुम कोई सिंपल सी फंक्शनैलिटी ऐड, ठीक है, तो अभी देखो अगर ये जावास्क्रिप्ट से कर रहे होते तो हमारे को बस इस बटन को एक आईडी देनी होती है और बाकी सब कुछ हम जावास्क्रिप्ट फाइल में हैंडल कर लेते हैं कि कैसे हमारे को इससे क्या करना है। तो अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो उससे इतना डरो मत, क्योंकि वो अभी आना भी नहीं चाहिए आइडियली अगर तुम्हें जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो। लेकिन अगर तुम फॉर एग्जांपल इसमें कोई सिंपल सी फंक्शनैलिटी करना चाहते हो तो उसके लिए HTML तुम्हारे को एक तरीका देता है, जिसके लिए मैं एक थोड़ा सा कोड लिख रहा हूँ, उससे कंफ्यूज मत होना, वो मैं समझा दूंगा अभी। तो मान लो अगर मैं ये लिखता हूँ, मान लो मैंने ये लिखा ऑन क्लिक इक्वल टू अलर्ट हेलो वर्ल्ड। फिर से अभी मैं समझाऊंगा, इससे इतनी टेंशन नहीं लो, पर एक बार देख लेते हैं इससे हो क्या रहा है। तो मैंने पेज को रिफ्रेश किया है और अगर मैं क्लिक हेयर दबा रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक ब्राउज़र मेरे को अलर्ट दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और उसमें एक ओके का बटन है जिसको मैं दबाऊंगा तो अलर्ट बंद हो जाएगा। अब जितनी बार मैं बटन दबाऊंगा उतनी बार मेरा ये अलर्ट आता रहेगा। ठीक है, अब ऑफकोर्स ये कोई बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी नहीं है, ऐसा तुम्हारे को शायद ही अपनी साइट पे करना होगा कि बटन दबाने पे हेलो वर्ल्ड दिख रहा हो। लेकिन इससे हमारे को इतना दिख रहा है कि एक ऑन क्लिक नाम का एट्रीब्यूट है बटन के अंदर, ऑन क्लिक, जिसके अंदर हम स्ट्रिंग में अगर एक कुछ ढंग से फॉर्म करके लिख दें। ठीक है, ये फॉर्म कैसे किया उस पर मैं 1 मिनट में आता हूँ। लेकिन अगर हम इसके अंदर ऑन क्लिक के अंदर कुछ ढंग से फॉर्म करके लिख दें तो हम वो वाली फंक्शनैलिटी अपने बटन के थ्रू अपने पेज पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस पूरे पूरे मतलब जो भी हमने पिछले 1 मिनट में देखा उसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि एक ऑन क्लिक नाम का एट्रीब्यूट है जिसके अंदर हम फंक्शनैलिटी दे सकते हैं।
अभी फंक्शनैलिटी हम बताते कैसे हैं, अब जैसे मेरे को कैसे पता चले यहाँ पे मेरे को अलर्ट लिखना है, फिर एक ब्रैकेट डालना है, फिर एक अंदर उसके एक सिंगल कोड डाल के हेलो वर्ल्ड लिखना है, और फिर सिंगल कोड लिखना है, ब्रैकेट एंड करना है, मतलब ये पूरा मेरे को कैसे पता चला? तो ये यार इसलिए क्योंकि ये एक्चुअली एक फंक्शन है, अलर्ट नाम का एक फंक्शन होता है। फंक्शन का भी मतलब अभी तुम्हें नहीं पता है, तो अभी इतना है कि ये जावास्क्रिप्ट है। तो इसके अंदर हमारे को जावास्क्रिप्ट देनी होती है, क्योंकि सारी इंटरएक्टिविटी हमारी जावास्क्रिप्ट से ही ऐड हो रही है। कोई भी जो फंक्शनैलिटी ऐड होती है वो जावास्क्रिप्ट से ही ऐड होती है। तो इसलिए इसके अंदर वाला पार्ट हम जावास्क्रिप्ट से फॉर्म करते हैं। तो अगर तुम्हें वो फॉर्म करना नहीं आ रहा तो कोई ऐसा सच इतनी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इतना समझना ज़रूरी है कि ऑन क्लिक नाम का एक एट्रीब्यूट है जिसके अंदर हम फंक्शनैलिटी डिस्क्राइब कर देते हैं। तो इसको भी यार फटाफट से बस नोट कर लेते हैं कि बटन टैग, दिस इज़ अ tag that is used to place a button that can do anything we need it to do on the page। ठीक है, तो it can have an on click attribute, ये ऑटो करेक्ट हो गया, हाँ, it can have an on click attribute that takes a string as an input which describes what the button needs to do when clicked। ठीक है, तो इसका जो एक कॉमन सा स्ट्रक्चर हो गया वो हो गया बटन, और इसके अंदर हम टेक्स्ट टू शो। ठीक है, ये हो गया। और ऑल दो ऑन क्लिक बहुत कॉमन मतलब इसमें नहीं है, मतलब रिएक्ट जैसी चीज़ों में वो है। ठीक है, अगर कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो तो हम ऑन क्लिक ही यूज़ करते हैं, बट अगर तुम प्लेन HTML यूज़ कर रहे हो तो ऑन क्लिक हम इतना कॉमनली यूज़ नहीं करते। तो फिर ये बहुत बार देखने को मिलेगा कि बटन टेक्स्ट टू शो बटन। और अगर हम विद ऑन क्लिक इसका सिंटैक्स देखें तो वो बनता है, हाँ, तो वो बनता है बटन ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शनैलिटी हेयर। अगेन ये फंक्शनैलिटी कैसे बनाते हैं उसकी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद हम टेक्स्ट टू शो दिखा के बटन को क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारे दो सिंटैक्स हो सकते हैं कॉमन बटन के। अगर हमारे को ऑन क्लिक नहीं देना है तो बटन सिर्फ एक ऐसा दिखेगा, एक टैग होगा जिसके अंदर हम टेक्स्ट टू शो डाल देंगे। और अगर विद ऑन क्लिक चाहिए तो बटन होगा जिसमें ऑन क्लिक नाम का एट्रीब्यूट होगा जिसके अंदर हम टेक्स्ट टू शो डाल के बटन टैग को क्लोज कर देंगे। और बस बटन में अभी हमारे को इतना ही जानने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स होती इन सब में बहुत सारी चीज़ें, अगर और चीज़ें देखनी है तो MDN डॉक्स को भी हम रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन एक जो बेसिक होता है बटन का वो यही होता है। ठीक है, और तो अब यार इसके बाद फिर हमने क्या क्या कर लिया है, हमने सिलेक्ट टैग देख लिया है, हमने टेक्स्ट एरिया टैग देख लिया, और हमने बटन टैग देख लिया। तो सिलेक्ट क्या था, सिलेक्ट बेसिकली ड्रॉप डाउन था, टेक्स्ट एरिया लंबी टेक्स्ट इनपुट के लिए था, बटन टैग बस एक बटन डालने के लिए था। ठीक है, और ये सब हमने नोट्स में भी नोट किया हुआ है। सिलेक्ट के अंदर हम एक ऑप्शन नाम का टैग डालते हैं जितनी भी ऑप्शन हमारे को चाहिए होती हैं उसके लिए। ठीक है, तो इस इतना ही मतलब देखना हमारे को इतना ही था इस वीडियो में। अब हम फटाफट से इन टॉपिक्स के 3 इंटरव्यू क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद ये वीडियो भी ख़त्म हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ डू यू क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट इन HTML। तो ये तो एक्चुअली बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बिकॉज ये हमने देखा ही है कि अगर हमारे को ड्रॉप डाउन इनपुट डालनी है तो हम सिलेक्ट टैग यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर ये होगा कि वी कैन यूज़ अ सिलेक्ट टैग to place a drop down input on an HTML page, and to describe the options that the select tag provides us we can use a tag called option। और अगर तुम्हारे पास कोई लिखने की जगह हो तो बहुत अच्छा रहेगा अगर ये वाला काइंड ऑफ फॉर्मेट लिख के दिखा दोगे। ठीक है, ओके, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है कि हाउ वुड यू क्रिएट एन अलर्ट फंक्शनैलिटी ऑन क्लिकिंग अ बटन। तो ये तो एक्चुअली हमने सेम टू सेम वीडियो में किया ही है कि हम बटन में ऑन क्लिक दे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अगर तुमसे पूछा तो तुम बोलोगे कि भाई टू प्लेस अ बटन ऑन द पेज आई वुड यूज़ द बटन टैग। ठीक है, एंड टू ऐड फंक्शनैलिटी टू इट आई वुड यूज़ द ऑन क्लिक एट्रीब्यूट ऑफ द बटन टैग। ठीक है, अब उसके अंदर अलर्ट फंक्शनैलिटी बनानी है, इसलिए वी वुड गिव द जावास्क्रिप्ट। अब इवन इफ तुम्हारे को मतलब लेट्स से तुम्हारी जिस चीज़ का तुम इंटरव्यू दे रहे हो वो जावास्क्रिप्ट नहीं चाहते तुमसे जानना, तो तुम सिर्फ इतना बोल सकते हो कि I would inside the onClick attribute I would give the JavaScript that is responsible for showing an alert on the page। चाहे तुम ये एग्जैक्ट सिंटैक्स उनको ना भी बताओ। ठीक है, तो हाउ वुड यू क्रिएट एन अलर्ट फंक्शनैलिटी बाय यूजिंग अ बटन टैग विद एन ऑनक्लिक एट्रीब्यूट। ठीक है, सिंपल। और हाउ डू यू चेंज द नंबर ऑफ रोज इन अ टेक्स्ट एरिया। तो ये भी एक्चुअली बहुत सिंपल है, ये भी हमने किया है अपनी वीडियो में कि टेक्स्ट एरिया में वी एक्चुअली गेट एन एट्रीब्यूट कॉल्ड रोज।
है ना. So how do you change the number of rows in a text area? I would change the value of the attribute called rows inside text area, which will increase the number of increase or decrease the number of rows that I have. ठीक है. तो ये तीसरा वाला इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो गया. और इससे यार हमने अपनी HTML की जो सीरीज़ थी ना उसको YouTube पे कंक्लूड कर दिया विद इंटरव्यू प्रिपरेशन, क्योंकि हमने सारे कॉमन और अच्छे वाले टॉपिक्स कवर कर लिए जो तुम्हारे को पता होना चाहिए टू स्टार्ट ऑफ एज अ स्टैटिक फ्रंट एंड वेब डेवलपर. ठीक है. ऑफ कोर्स इसमें अभी CSS जावास्क्रिप्ट नहीं आई है, लेकिन उसका जो HTML वाला एस्पेक्ट है वो हमने कवर कर लिया है. और हाँ, तो इसके बाद HTML की नेक्स्ट वीडियो एज सच कोई टॉपिक वाली नहीं आएगी, है ना. इसके बाद हम CSS पे मूव करेंगे. तो यार अब जो कि ये ख़त्म हुआ है, तो अब इसमें है क्या कि ये जो पूरे वर्क स्पेस है ना जिसमें हमने अभी तक सारा जैसे ये पे test.html हमारी पहली फाइल थी और एडिशनल tags.html फाइनल फाइल है. तो 10 लेक्चर में जो हमने 10 फाइल बनाई है, हर लेक्चर में जो हम फाइल बनाते हैं, ये पूरी इस पूरे फोल्डर का एक जिप तुम्हारे से शेयर कर सकते हैं. और जैसे हमारा एक टेलीग्राम चैनल है एंट्री एलिवेट हिंदी नाम से, तो उसका ये लिंक तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. अगर तुम उसको ज्वाइन कर लोगे तो उस पर ये सारी फाइल्स हमने शेयर कर रखी है. तो अगर कभी तुम बाद में रेफ़र करना चाहते हो किसी फाइल को जो हमने क्लास में बनाई है कोड अलोंग, तो वो तुम वहाँ से कर सकते हो, रादर देन तुम वीडियो पे आके वापस उस फाइल को पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे ढूंढो, है ना. तो ये करना हो तो ये अब शेयर हो जाएगी. इस वीडियो के पोस्ट होते ही उस चैनल पे इसकी जिप फाइल आ जाएगी, तो वो तुम देख सकते हो चैनल ज्वाइन करके. ठीक है. और बस फिर यार इस वीडियो में तो इतना ही है. बाकी इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना. और बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय. तो दोस्तों जल्दी से इस प्लेलिस्ट को सेव कर लो ताकि आपको HTML के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब.